दावा और दम जीतेंगे हम। जी हाँ, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास पेशकश बात मुद्दे की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायकों के पार्टी छोड़ने के मामले ने जहां कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को उपचुनाव में जीत का पूरा विश्वास है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम नाथ ने कहा, अगली बैठक राजभवन में होगी, तो बीजेपी ने इस पर तंज कस दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ शायराना अंदाज में कहा, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। खैर, चिंता दोनों दलों को है। जहां कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के नेताओं में असंतोष है। लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा ये सत्ता का फाइनल किसके हाथ लगता है। जी हाँ, यही है आज का हमारा विशेष दावा और दम जीतेंगे हम। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत भी चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस विधायकों का पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना, जहां कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन रहा है, तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 10 विधायक नदारद दिखे। ये सवाल भी सियासी गलियारों में काफी सुर्खियों में है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर रविवार को पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई। इसमें विधायकों का मन भी टटोला गया। तो वहीं एक दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान कांग्रेस विधायकों को एक शपथ भी दिलाई गई कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कमलनाथ ने सभी विधायकों से कहा, अगली बैठक अब राजभवन में होगी। फिर क्या था, बयानों का दौर शुरू हो गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा, बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे नहीं पहुंचते थे। कांग्रेस विधायकों का उन पर विश्वास कभी नहीं रहा। जब तब नहीं रहा तो अब कहां से रहेगा। जब राजभवन में शपथ ली थी तब सरकार नहीं बचा पाए, अब कहां से ले लेंगे। पहले राजभवन में ही तो ली थी ना शपथ। किसने रोका था कि अपनी पार्टी को न संभालो। अब न संभाल पाए तो फिर दूसरों पे दोष क्यों दे रहे हो। मामला यही नहीं रुकता। दरअसल कांग्रेस विधायक केपी सिंह गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा के बंगले पर उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। लेकिन इस मुलाकात को केपी सिंह ने फिलहाल सामान्य मुलाकात बताया। तो वहीं जब पत्रकारों ने कमलनाथ के राजभवन में बैठक वाले बयान पर सवाल किए, तो केपी सिंह बोल पड़े, जाकर कमलनाथ से पूछिए। चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई, कमलनाथ जी ने कहा कि अगली बैठक को कुछ करने की बात करेंगे। कमलनाथ जी से पूछो। अच्छा, क्या लग रहा है कि 26 जो लोग हैं अब बीजेपी में आ गए, लगातार आते जा रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं नाराज थे अब कमलनाथ सरकार से। क्या लग रहा है अब मतलब सब लोग चाह रहे हैं कि शिवराज की चौहान के साथ मिलकर काम करें। आपकी भी कोई ऐसी? नहीं, मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं। अब केपी सिंह के इस बयान का क्या मतलब है, ये तो केपी सिंह खुद ही जाने। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कुछ अलग ही मायने निकाले जाने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक और विधायक राहुल लोधी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के संपर्क में नहीं है। खबरें आ रही थी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युमन लोधी के बाद राहुल लोधी भी बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, मैं किसी के न संपर्क में हूँ और तमाम प्रकार के लोग संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का। हमारा काम केवल ये है कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जिताना है, उसी लक्ष्य को लेकर निरंतर। खैर, ये तो राहुल लोधी ही जाने कि वो किसके संपर्क में है और किसके नहीं। अब जरा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आ रही खबरों के मुताबिक इस मुद्दे पर भी बात हो जाए। कहा जा रहा था कांग्रेस एक बॉन्ड भरवाने की तैयारी में है, जिसमें पार्टी उन प्रत्याशियों से एक शपथ पत्र लेगी कि वो जीतने के बाद किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने साफ कर दिया, किसी भी जनप्रतिनिधि से इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं भरवाना चाहिए। देखिए, इस तरह का बॉन्ड राजनीतिक जीवन में समाज सेवियों को न भरना चाहिए न भराना चाहिए।
मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, उपचुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। माना जा रहा है सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। विधायकों का एक दल से दूसरे दल में जाना जहां कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव में टिकटों के वितरण को लेकर सियासी समीकरण भी बीजेपी के लिए काफी चुनौती भरे हैं। खैर कुछ भी हो, कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी है, तो बीजेपी में अंदर खाने में असंतोष तो है, लेकिन खुलकर सामने अभी कुछ भी नहीं आया है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। सत्ता का ये फाइनल रन है और यही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में आगे कौन राज करेगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। जी हाँ, दावा और दम, जीतेंगे हम, दोनों ही पार्टियां इस तरह के दावे करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन वाकई ये सत्ता का फाइनल रन होगा, क्योंकि जिस तरह से सत्ता को हथियाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं, पूरा दारोमदार अब 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिका हुआ है और जनता के मन में क्या है उपचुनाव के बाद ही सामने आएगा। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय कराते हैं। आपका शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रहेंगे फिरोज सिद्दीकी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ रहेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, आपका भी शिशिर जी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शिशिर जी, आप ही से इस चीज़ को समझ लेते हैं, जिस तरह से विधायकों को लेकर उठापटक का माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, बीजेपी कांग्रेस में लगातार तस्वीरें बदलती दिखाई देने लगी हैं। क्या वजह मानी जाए कि विधायकों का जिस तरह से एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का जो सिलसिला जारी हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत एक अलग रंग में रंगती नजर आने लगी है, क्या कहें? जी शिशिर जी। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बैठे हुए हैं, चाहे श्रद्धेय सुंदरलाल तिवारी जी हों, चाहे फिरोज सिद्दीकी जी हों, दोनों अपने अपने दुख से दुखी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अपनों को छोड़ के परायों को जितना तवज्जो दी जा रही है, कांग्रेस में जो हालात हैं वो अपना किला बचाने के लिए, अपनी कोशिश, अपनी सत्ता फिर से वापस आने के लिए और अपने विधायकों को रोकने के लिए दावे जरूर कर दिए हैं कमलनाथ जी ने कि हम, इसके पहले उन्होंने दावा किया था कि हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण वहां करेंगे, लेकिन वो कपोल कल्पित था। आज भी जो कर रहे हैं अपना घर बचाने के लिए, मैं कई नाम लेना उचित नहीं है, जब बैठक चल रही थी उसके बाद कुछ सम्माननीय लोग बाहर आए और जिस तरीके से आपस में चर्चा कर रहे थे, हर कांग्रेस के सम्माननीय जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में एक चीज है कि 15 महीने में कार्यकर्ता को तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ बड़े नेता अपने नेता पुत्रों को स्टेबल करने के लिए लगे रहे। अब ये दावा कि वो अपने बचाने के लिए अभी भी कोशिश, सिर्फ ये जो कहा गया है ना कि राजभवन में मीटिंग हम करेंगे, मैं बड़े चूंकि 27 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अपने विधायकों को रोकने की कोशिश है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस में तो इस बात का कष्ट है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने विधायकों को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है? क्योंकि जब सत्ता में थे माननीय कमलनाथ जी, तब विधायकों से मिलने का टाइम नहीं हुआ करता था उनके पास, और यही वजह रही कि उनको पता ही नहीं चल पाया उनके हाथ के नीचे से कब सत्ता खिसक गई और वह हाथ मलते रह गए। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी, आदरणीय तिवारी जी बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का एहसास होगा कि मैंने आज ही लिखा है किसी अखबार में कि श्रीमंत के जो साथी हैं और जो बाहर से आए हुए बागी हैं कांग्रेस के, उनको तो बहुत सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अपने लोग कार्यकर्ता, सुंदरलाल तिवारी जैसे कार्यकर्ता जो हैं, जो विधायक के रूप में बहुत अच्छा सदन की ताकत हुआ करते थे ये जब बोलते थे, तो ऐसे लोग बेचारे अभी भी दुखी हैं, क्योंकि इनके साथ के जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ा करते थे, उन्हीं लोगों को अब कांग्रेस ने कांग्रेसियों को भाजपा में लाके और नवाजा जा रहा है, निगम मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या तिवारी जी ये ताकत नहीं थी कि तिवारी जी को कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए, तिवारी जी को या इसके अलावा दूसरे लोगों को? लेकिन जिस तरीके से 2013 से लेके और उसके बाद जो नया कल्चर शुरू हुआ कि कांग्रेस से भाजपा में लाओ और चुनाव लड़ाओ, विधायक बनाओ और मंत्री बना दो,
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में। आज भाजपा में इतनी छटपटाहट है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और माननीय विधायकों में, पदाधिकारियों में, कि ये पूरी की पूरी सरकार तो शिवराज जी की, चेहरा तो शिवराज जी का नजर आता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सिंधिया जी का और बागी कांग्रेसियों का नजर आता है। बिल्कुल और किस तरीके से दर्द और प्रदीप कसक दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस की सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी की खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। फिरोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विधायकों का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, 22 विधायक एक साथ इस्तीफा देते हैं, 2 का निधन हो गया, 24 पर उपचुनाव होने थे, लेकिन उसके बाद लोधी, प्रद्युमन लोधी जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, 25 आंकड़ा होता है, फिर सुमित्रा देवी भी कांग्रेस छोड़ देती है, बीजेपी का कमल का फूल थामती नजर आती है। इस तरह 26 सीटों पर उपचुनाव की अब तैयारी आपको करनी पड़ रही है। क्या वजह मानी जाए कि विधायक आपके पास रुक नहीं पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि विधायक के रुक नहीं पाए, ऐसा तो नहीं है कि हमारी तो थर्ड पार्टी कांग्रेस की जगह खड़ी है। अब जैसी खबरें आ रही हैं, ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में ऐसे करके 10 सरकारें भारतीय जनता पार्टी गिरा चुकी है जी। और भारतीय जनता पार्टी में अब एक कल्चर बन गया है कि दूसरों की सरकारें गिराओ, अपनी चूंकि उनकी विचारधारा जो है वो अब कहीं चलती हुई नजर नहीं आ रही। उनके जो वो नेता तैयार कर नहीं पा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं की बात समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक ही काम लगा है भारतीय जनता पार्टी को कि कैसे भी सत्ता में रहना चाहिए। अब आपको हर आदमी को इस बात की शर्म आएगी कि 14 आदमी ऐसे हैं इस कैबिनेट में जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, जो विधायक नहीं है और वो कैबिनेट के सदस्य है। तो 7-7 बार के वरिष्ठ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में वो बाहर खड़े हुए ताक रहे हैं। ना तो आपने क्षेत्रीय संतुलन साधा है, आपने एक महाकौशल इतने बड़े प्रांत से बनाया और एक विंध्य से बनाया मिनिस्टर जी। चलिए, बिल्कुल जी, तोड़ मरोड़ के चलाना है तो लोकतंत्र ऐसे ही तोड़ मरोड़ के चलेगा। मैं कहता हूँ प्रद्युमन सिंह लोधी तो कांग्रेस का आदमी था, आज सुबह गया, शाम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। ये पार्टी का तरीका चलाने का, ये कैडर बेस्ड पार्टी ऐसी थी। अटल अडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे जी की पार्टी क्या ऐसी थी? हम तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जानते थे, चिमटे से भी नहीं छूती वो। अगर हमारी सरकार होती, गिर जाती, उसके बाद वो भले बना लेते। लेकिन ये सौदेबाजी तो खुली हो रही है। प्रभात झा जी तो तिवारी जी के साथ के लोगों में से हैं। उन लोगों ने साइकिलों पे चल चल के और झंडा उठाया। कांग्रेस की पुलिस ने लाठियां बरसाई, लाठियां खाई पीठ पे, लेकिन विचारधारा पे कायम रहे। आज विचारधारा पे कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? ये मानते हैं कि विचारधारा पे कांग्रेस कायम है? क्यों? आप देख लीजिए, हमारे पास तो आप कांग्रेस की ताकत देखिए। फिरोज जी, महाराष्ट्र एक बड़ा उदाहरण है। शिवसेना के साथ गठबंधन का विचारधारा कहाँ मैच हुआ था? वहाँ क्या बोल रहे हैं आप? शिवसेना महाराष्ट्र में जो गठबंधन हुआ है, वो विचारधारा कहाँ मैच हो रही थी? हाँ, वो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अपनी बात पे, शिवसेना सेक्युलर प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ सकती। आप ये बात ध्यान रखिए, वरना हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे वहाँ सरकार छोड़ने में जी। तो कांग्रेस अपने सिद्धांत और विचारधारा हमने 135 साल में नहीं छोड़ी। आप कांग्रेस की ताकत की बात कर रहे, घर तो भारतीय जनता पार्टी से। चलिए, कांग्रेस कहती, आप कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं लगा। जाने दीजिए, मेरी बात हो जाए। शिवराज जी ने अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, 2 क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की? इससे पहले 2 विधायक जो थे वो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए थे या नहीं दिए थे? ये हम लोगों की विचारधारा नहीं है कि हम दूसरे लोगों को लाएं, इस्तीफा दिलाएं। वो तो इस्तीफे तक रख गए थे अपने विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस ने उनको मटेरियलाइज नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हमारी विचारधारा नहीं है। आप अपने दल में रहिए, हम हमारे दल में हैं। आपको आना है तो आइए, प्राइमरी मेंबरशिप लीजिए, हमारी इच्छा होगी हम आपको टिकट देंगे, आप में जीतने की क्षमता होगी तो देंगे। सौदेबाजी करके हम किसी को अपने साथ नहीं रखते। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल कर रही है कि कांग्रेस से घर नहीं संभल रहा, हमने तो अभी आपको 4 उदाहरण दिखा दिए, 4 विधायकों के सामने है, बिना किसी उनको प्रलोभन के। तो ये कांग्रेस की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले, नहीं तो चलिए, बिल्कुल फिरोज जी, आपकी ताकत कितनी कारगर साबित होगी चुनाव में पता चलेगा। शंकर लाल जी, कांग्रेस का कहना है कि 1 मिनट नहीं लगेगा महाराष्ट्र की सरकार छोड़ने में। इसी तरह की कुछ बातें मध्य प्रदेश के सियासी पटल पर भी सुनाई दी थी बीजेपी की तरफ से। बोस का एक इशारा होगा कि तख्ता पलट हो जाएगा, और शायद वो स्थिति बनती दिखाई भी थी और तख्ता पलट हो गया। तो क्या बोस के इशारे पर इस तरह के काम सामने आते दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ और वजह मानी जाए कि बीजेपी से लगातार जो विधायक जुड़ते आ रहे हैं कांग्रेस के, उसको लोग किस तरह देखें?
देखिए, प्रदेश में हमें बहुमत नहीं मिला, ये सच है, पर कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला। तो जब डायरी के पन्ने पढ़े जाएंगे तो आगे पीछे दोनों तरफ के पन्ने पढ़े जाएंगे। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे मित्र कर रहे हैं। आप पूछिए कि प्रदीप जायसवाल निर्दलीय के जीते थे जी, और उसके बाद इन्होंने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। तुम मैंने जब कुछ भी करो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दिग्विजय सिंह रोज कहते फिरते थे कि मेरी जेब में 25 विधायक है, 15-25 विधायक जीतू पटवारी अपनी जेब में लिए घूम रहे थे और हम तो बीजेपी के लोगों को तोड़ रहे हैं। अभी भाई साहब ने खुद कहा कि बीजेपी के 2 विधायकों से इन्होंने सदन में एक बिंदु पर क्रॉस वोटिंग कराई थी। तो ये बातें ज्ञान की जो ये बता रहे हैं वो निश्चित कांग्रेस की हुई है। मैं शिशिर जी की कई बातों से सहमत हूँ कि सत्ता आने के बाद ये फाइनेंस और फंड और इसके अलावा नकुल नाथ का उद्भव, दिग्विजय सिंह के लड़के को कैबिनेट मंत्री बनाना, आज इनको याद आ रहा कि 7 बार के विधायक बीजेपी के बैठे कुछ नहीं बने, पर इनको उस समय याद नहीं आया जबकि चीफ मिनिस्टर के बाद वित्त मंत्री का पद अति महत्वपूर्ण होता है सरकार में। और दूसरी बार का विधायक दिग्विजय सिंह का लड़का, उससे सीनियर कितने कांग्रेस में बिसाहू लाल जी किस पीड़ा से कांग्रेस छोड़ गया है। बिसाहू लाल दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे, कैबिनेट मिनिस्टर, पुराने आदिवासी कांग्रेस का चेहरा थे बदलते, उनको अपनी करके अपने लड़के को मंत्री बनवा दिया और लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष में उंगली करते रहे। तो ये सारी बातें ज्ञान के लिए अच्छा जी। जो कल बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, शायद आपका विषय जो आज है, और उसमें कहा गया कि शपथ पत्र भरे जाएंगे ये वो। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि उगरे अंत न हो निबाहू, काल ने जिम रावण राहू। कांग्रेस का अंत सबके सामने आ चुका है, देश में, प्रदेश में, और इस स्थिति में सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। आज कमलेश्वर पटेल की बाइट आ रही थी आप मीडिया में, भाई साहब, वो कह रहे थे जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं वो कुत्ते हैं। इस तरह का राजनीतिक बौखलाहट, इस तरह की राजनीतिक भाषा, इस तरह के वो कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस एकदम हतप्रभ है, वो किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। इधर जा रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल तो आपके यहाँ भी होता दिखाई दिया। अभी दिग्विजय सिंह को हाल ही में बयान आया था। शंकर लाल जी भी फिर रुक करूंगा आपके साथ, शिशिर जी की तरफ रुक करता हूँ। शिशिर जी, एक तरफ तैयारी को लेकर कांग्रेस बात करती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस तैयार है, बीजेपी के जो नेता है वो तैयार नहीं है, इसलिए तोड़ जोड़ की राजनीति करने पर उतर आई है। और जिस तरह से विचारधारा की बात भी कांग्रेस कहती नजर आ रही है, क्या लगता है कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है या शीर्ष नेतृत्व जो है अपने विधायक अपने नेताओं को साध नहीं पा रहा है, क्या कहें? बिल्कुल, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है और इस तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं आपको इस बात का एहसास होगा कि कांग्रेस में जो मंच पर सार्वजनिक एक दूसरे की ऐसी तैसी करने की परंपरा है, उसके कारण कांग्रेस को नुकसान बहुत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी शंकर लाल तिवारी जी 15 साल विधायक रहे, सत्ता में रहे, लेकिन हमेशा सरकार की ढाल बनते थे वो। लेकिन पारितोषिक के नाम पे उस इतने अच्छे कार्यकर्ता को कभी मंत्री या कभी कोई कैबिनेट मंत्री या निगम मंडल अध्यक्ष नहीं मिला। लेकिन आज उन्हीं के क्षेत्र के एक कांग्रेस के विधायक को सरकार हाथों हाथ लिया करती थी और आज भी उनकी वो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के विधायक वो। इन परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा की ताकत है ये कि उनके झगड़े अंदरूनी रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, और यही वजह है कांग्रेस में। मैं बिल्कुल शंकर लाल तिवारी जी की उस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस में मैं कुछ लोगों से जब मैंने बात की कि आखिर क्यों ऐसी हालात क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन बड़े नेताओं का कोई काम नहीं रुकता है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो। इस रहा है आम कार्यकर्ता, इनको सत्ता जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में और मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्टेबल है नकुल नाथ जी या जयवर्धन सिंह जी, लेकिन जो सामने सिद्दीकी जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए 15 महीने में इनका कौन सा काम हो गया होगा। ये घूमते रहे,
इनका ये संघर्ष करते रहे, 15 साल संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जब विधायक और मंत्री सरेआम कैबिनेट में कहते थे कि कमलनाथ जी मिलने का टाइम नहीं देते, तो सिद्दीकी जी बेचारे कैसे मिल पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आज भी जो दावे प्रतिदावे कर रहे हैं वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। अभी भी कांग्रेस में बहुत कुछ सुधार की, आप देखिए सत्ता लोलुपता और पावर अपने हाथ में रखने की कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है कि नेता प्रतिपक्ष भी हम भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हम ही बने रहेंगे। अब ये पद नहीं छोड़ेंगे, पार्टी भले रसातल में चली जाए। और अंदर खाने इसी बात से भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं उनका आक्रोश इसी बात पे है। और लगातार जितना नुकसान पहुंच रहा है पार्टी को, ये बड़े दिग्गज नेताओं की संवादहीनता के कारण पहुंच रहा है। अब तो सिंधिया खत्म हो गया, सिंधिया गुट इनके यहाँ से, लेकिन अब जो स्थिति है वो आम आदमी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो ये कह रहा है कि हम कमलनाथ जी हमारी पहुंच से बाहर हैं, राजा साहब से हम संपर्क कर सकते हैं लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है, और कार्यकर्ता की सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। चुनाव में मैदान में खुदा देंगे, लेकिन विधायकों का क्या, विधायकों से मिला करते थे क्या? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी लगातार जब सत्ता रही कांग्रेस की खबरें आती रही है कि कार्यकर्ताओं से न तो मंत्री संवाद करते दिखाई देते हैं, न विधायक, इस तरह की खबरें लगातार आती रही। लेकिन फिरोज जी, आप बात कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस में एकजुटता है, लेकिन अगर एकजुटता है तो फिर इस तरह की नौबत क्यों सामने आ रही है कि पार्टी विधायकों, नेताओं से, प्रत्याशियों से इस बात को लेकर बॉन्ड भराने की खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस से जीतने के बाद दूसरे दल में नहीं जाएंगे? बताइए, खबरें तो बहुत सारी चलती रहती, भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती खबरें। अब कमलेश्वर पटेल जी से बात की, उन्होंने भी मना कर दिया। किसी ने पूछा होगा उनसे कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। हम भी कह रहे हैं ये इस तरीके के बॉन्ड नहीं, आपकी अपनी विचारधारा होती है, आपका विचारधारा ही आपकी बॉन्ड होता है। जो आप जनता से कमिटमेंट करके आते हैं, जो जनता से बात करके आते हैं, वही आपको आगे राजनीति में पहुंचाता है। आदरणीय तिवारी जी हमारे साथ है, अगर तिवारी जी ने इतना लंबा राजनीतिक जीवन देखा है तो ये इनकी जो विचार के प्रति अपनी समर्पण है, वो विचार के प्रति समर्पण ही आपको आगे ले जाता है। वरना जनता 2 दिन नहीं लगाती आपको नीचे उतारने में, उसने बड़े बड़े नेताओं को नीचे उतार दिया। तो इसमें इन खबरों में कोई दम नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, हम तो आप देख लीजिए फील्ड में हमारा कार्यकर्ता एक तरफ से पूरा संगठन साफ हो गया था, हमने वापस ग्वालियर चंबल में अपना संगठन खड़ा कर लिया। आज हमारे बूथ कमेटियां बन रही हैं वहाँ। तो ये कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और हम तो चुनाव लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजित भी करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल दमखम तो शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है और लगातार दावे भी होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी इस बात को लेकर दावे कर रही है कि जीतेंगे हम। फिलहाल नतीजे क्या आएंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन शंकरलाल जी, जिस तरह बात विचारों की बार बार करती नजर आ रही है कांग्रेस, तो वहीं आपकी भी जो है चाल चहल को लेकर भी बार बार बात यही आती है कि कैडर बेस्ड पार्टी है और नियमों का पालन लगातार इस पार्टी में किया जाता है। लेकिन बार बार इस विचारों पर, इस कैडर बेस्ड पार्टी पर सवाल निशान कांग्रेस लगाती दिखाई दे रही है कि खरीद फरोख्त विधायकों की जा रही है और कांग्रेस के विधायक लगातार तोड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सतही तौर पर की गई बयानबाजी है, खरीद फरोख्त। मैं पूछ रहा हूँ, सरकार मेरी बन गई थी जी, अब ये सरकार बनने के बाद जो विधायक आ रहे हैं वो विधायक क्यों आ रहे हैं? और एक बात आप समझिए कि यदि 2-4 की बात हो, जब तक देवता समान, जब ये विधायक और ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में थे तो यही लोग उनको देवता की तरह पूछते थे। और इसलिए एक ने लिखा है कि जब तक वो मेरे साथ थे ये देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए, वो बिकाऊ हो गए, वो भ्रष्ट हो गए, वो धोबी का कुत्ता हो गए। और मैं सोचता हूँ ये कांग्रेस की बौखलाहट, न कोई बिकाऊ है, न कहीं कोई बात है। कांग्रेस के जो अमित शिशिर जी ने कहा कि मंत्री मिल नहीं पाते थे, विधायक मिल नहीं पाते थे, क्षेत्र में काम हो नहीं रहा। रोज आपके चैनल में अभी जो विधायक आई, आदिवासी महिला विधायक, वो खुद कह रही है कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं होता था। और बाकी विधायकों में भी आए हैं बाइट मीडिया में, और इस तरीके से वो अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके, और देश के अंदर कोई मध्य प्रदेश में नहीं, अभी कांग्रेस के मित्र ने भी कहा है ये कांग्रेस डूबती हुई नाव है, इसमें छेद हो गए। और महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो चाहे जहां हो,
आप देखेंगे कि कांग्रेस में दिल्ली से लेकर के और भोपाल तक जूते में दाल बट रही भाईचारा जी। और इस स्थिति में अभी ये कह रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे, अभी वो कह रहे हैं हम 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, वो कह रहे हैं हम राजभवन में ही अगली बैठक करेंगे। इस तरह की शेख चिल्ली वाली बातें, इस तरह की जबरदस्ती की बातों से कमलनाथ जी और उनके साथी किसको मुआवजा दे रहे हैं? अपनी पार्टी को, अपने आप को। और इसलिए मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि पढ़ी नमाज मजे की मेरी गैरों में कांग्रेस की हालत ये है, नमाज जनाजे की मेरी गैरों ने हम मरे थे जिनके लिए वजू करते रहे। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा। ये 26 सीट में जीतने की बात करते हैं, सच ये है कि ये वहाँ जमानतें नहीं बचा पाएंगे, ये कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं और इन्हें कहते हैं कि हमने रातों रात संगठन खड़ा कर लिया। दुनिया का मुझे कुछ कहना है। सूरदास भी जानता होगा जो जी। शिशिर जी, आप बात कर रहे थे दोनों जी। मुझे एक लाइन बोलने जी फिरोजी जी। मैं ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी क्या चुनाव जीतेगी जिसमें पार्टी का जो प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहा है, नेता का पट्टे चुनाव लड़ रहा है। जो कैडर बेस्ड पार्टी में, उस कैडर बेस्ड पार्टी में कैडर का एक आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है, उस नेता के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसी पार्टी क्या चुनाव जीतेगी? दूसरी बात, जिस पार्टी के पास कार्यक्रम नहीं है, नीति नहीं है, वो जनता के लिए क्या करेगी? ये भी उसके पास जब कार्यक्रम नहीं है, ऐसी पार्टी क्या जनता के बीच में जाके वो चुनाव जीतेगी? ये चलिए, दावे तो आप भी कर रहे हैं, दावे बीजेपी भी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी 70 साल से, जब हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो जाके क्या बोलेगी लोगों के बीच में कि मेरे पास कोई कैडर का आदमी था? चलिए जी, फिरोज वक्त कमी में अंतिम प्रतिक्रिया शिशिर जी से ले लूं। शिशिर जी, जिस तरह आप बात कहते नजर आ रहे थे कि एक ही आदमी, एक ही जो नेता है, सारी जिम्मेदारियां लेने की जिम्मेदारी उठाता कांग्रेस में नजर आ रहा है, तो क्या वजह मानी जा रही है कि युवाओं को आगे बढ़ने की जो है महत्व नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस में? क्योंकि अभी एक ताज़ा बड़ा उदाहरण जो है राजस्थान का भी देखने को मिला है। तो इस तरह की जो तस्वीरें बार बार बनती दिखाई दे रही हैं, तो यही माना जाए कि आज भी गुटबाजी हावी है कांग्रेस में? बिल्कुल गुटबाजी है कांग्रेस में, बहुत ज्यादा गुटबाजी है। और परिस्थितियां जो हैं अभी उसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी संभाल नहीं पा रहा है कांग्रेस को, और अब बड़े लेवल पे बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। अगर वो बदलाव नहीं करते हैं तो कांग्रेस जो बहुत पहले कहा था खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। आज की स्थिति लगभग वही हो रही है। अगर दिल्ली में बैठे हैं जिस तरीके के शीर्ष नेता, वैसा ही मध्य प्रदेश में बैठे हुए नेता, ये नेता आप बताइए, मंत्रिमंडल बनाते हो तो युवा बनाते हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए आपके पास युवा नेतृत्व के पास टाइम नहीं है। आप वो 72-75 साल के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है आपने। राज्यसभा में भी भेजते हैं तो आप पूर्व मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। क्या कार्यकर्ताओं का टोटा था कांग्रेस के पास? युवाओं को नहीं भेजा जा सकता था क्या? दूसरी बात, उपचुनाव की जो बात आ रही थी, जैसा शंकर लाल तिवारी जी ने कहा और सिद्दीकी जी ने कहा, मैं दोनों को एक बात से, ये शायद इसका उत्तर नहीं होगा सिद्दीकी जी के पास, कि लंबे दावे और वादे करके 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्टतम सरकार बोला था शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, लेकिन विधानसभा के पहले ही सत्र में हर उस घोटाले पे जिसपे ये जनता के बीच चुनाव में गई थी और जीत के आई थी, उन घोटालों में क्लीन चिट दे दी थी इन्होंने। और वो क्लीन चिट जो दी थी, उसके बाद अब जनता इनसे चुनाव में पूछेगी कि तुम कल तक जो आरोप लगाते थे, तुम्हारा भरोसा क्या है? दोहरा चरित्र सामने आया है कांग्रेस का। जिन मुद्दों पर कहती थी कि सिंहस्थ में घोटाला हुआ है, कहती थी वृक्षारोपण में बहुत घोटाला हुआ है, वो वन विभाग के घोटाले, हर घोटाले में उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण हुआ। लेकिन विधानसभा में दोहरा चरित्र सरकार का सामने आया था जिसमें हर मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी। तो जनता अब इस उपचुनाव में इसका जवाब जरूर कांग्रेस से पूछेगी कि आखिर उस समय आप पर भरोसा किया लेकिन आपने धोखा दिया, तो अब हम कैसे आप पे भरोसा करें? बिल्कुल, जनता एक कई सवाल लेकर खड़ी है और उपचुनाव में उसके जवाब भी ढूंढती नजर आएगी जनता, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की बात भी लगातार कहते नेता नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जनता के मन में, खैर जब चुनाव होंगे तब समझ में आएगा। लेकिन शशि जी, कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां दावे जरूर करती दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक रणनीति की जरूरत है, एक बेहतर रणनीति की कांग्रेस में नेताओं को जाने से रोकने के लिए, और पूरे की पूरी 26 सीटों को जीतने के लिए
अगर सत्ता वापस चाहिए। तो वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी में अंदर खेमे से ये खबरें भी आ रही हैं कि बीजेपी में भी असंतोष फैलता नजर आ रहा है। अब फिलहाल किस तरह से तालमेल बनता दिखाई देगा, उपचुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की लगातार चिंताएं इस बात को लेकर बढ़ती दिखाई दे रही हैं कि एक के बाद एक कई विधायक उसका हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थामते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी सियासी समीकरण बीजेपी में बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में पशुपेश की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियों में किस तरह से तालमेल बनता दिखाई देता है और इस तालमेल के आधार पर जिस तरह से दम भरती दोनों ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं कि जीत हमारी होगी। फिलहाल उपचुनाव के बाद क्या नतीजा आते हैं और सत्ता किसके हाथ में जाती है ये तो वक्त बताएगा और चुनाव नतीजे बताएंगे। और इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।